आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मनुष्य से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है और कई राष्ट्रों के समूह को विश्व कहते हैं। जो महत्वपूर्ण, जिसके अंदर हमको ट्रेनिंग मिलती है, हम अधिकतर समय जीवन जीते हैं समूह रूप में, वो परिवार होता है। परिवार के कारण ही लगाव होता है, हम कमाते हैं और जीवन भर उसके उत्थान के लिए सांसारिक रूप से कार्य करते रहते हैं। तो ये जो हमारा एपिसोड है, ये पारिवारिक जीवन को समर्पित है। स्वामी जी, अगर कुछ पिछले समय की बात करें तो संयुक्त परिवार प्रथा होती थी, ज़्यादा समय दूर नहीं है, यही कोई 20-30 साल पहले, 30-30, 50-50, हम लोग भी 30-30 लोग हमारे परिवार में रहे हुए हैं 20-30 साल पहले। लेकिन धीरे धीरे ये संयुक्त परिवार प्रथा अब तो नगण्य सी हो गई है, एक मॉडल रूप में कहीं दिखती है, वो बात अलग है। तो ये संयुक्त परिवार प्रथा क्यों टूटती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली क्यों हो रही है, और उससे नुकसान भी बहुत है। तो कृपया थोड़ा सा उपदेश दीजिए कि न्यूक्लियर फैमिली को कोई रोक नहीं सकता है, समय का भाव है। लेकिन सवाल ये कि न्यूक्लियर फैमिली में उस परिवार को बनाने वाले माता पिता होते हैं, कम से कम वो तो रहना ही चाहिए ना। वो तो, उसके बिना परिवार होता ही नहीं है, परिवार की परिभाषा भी नहीं बनती है। तो परिवार में बच्चे, माता पिता, दादा दादी हो तो बहुत अच्छी बात है, वो किस तरीके से वो रह सकते हैं और ये टूटने के क्या कारण है, खास तौर से इसको रोकना है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ये अलाउ नहीं करती है। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से उपदेश दीजिए कि न्यूक्लियर होके भी यहाँ स्थिर हो जाए और टूटे नहीं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, ये जो टूटने की जो प्रक्रिया हुई है, इसके लिए खास करके माँ बाप बहुत जिम्मेदार हैं। भले इनको सहन करना पड़ता है, मगर जिम्मेदार वो है। माँ बाप ने सबकी अलग अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश किया। हम एक हैं, हम फैमिली, पार्ट ऑफ फैमिली, वो बताने की कोशिश नहीं किया। जैसे जैसे बच्चा या बच्ची आगे बढ़ती है, सबको कहता है कि तुम्हारा अलग अकाउंट बना दो, यानी डिफरेंस शुरू हुआ। अभी मेरा अकाउंट बन गया तो मैं मेरे अकाउंट में से कुछ भी कर सकता हूँ, यानी किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो वहां से इंडिविजुअल फ्रीडम शुरू होती है। फिर मैं पैसे का कोई भी उपयोग कर सकता हूं, जिससे परिवार में और डिवीजन पैदा होता है। जैसे मैं अपने पैसे का यूज करूंगा अपनी मर्जी से, तो मेरा फ्रेंड भी बनेगा और फ्रेंड भी वो खुद अपना पैसा यूज करेगा, उसमें फैमिली तो बीच में नहीं आएगी। फिर दोनों को फ्रेंडशिप होगा, मैरिज कर लेते हैं, या तो फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंडशिप बना देते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के समाज में कार्य करते हैं, जो हितकारी या अहितकारी भी हो सकते हैं। मगर ये वहां से शुरू हुआ। परिवार का कोई भी कार्य बड़े व्यक्तियों के माध्यम से होना चाहिए, उनकी निगरानी में होने चाहिए। वो जो कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति का था, और परिवार का सब हिस्सा और डिसीजन लेने का जो पावर्स है वो मुखिया को होना चाहिए, ये संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गई। और इसीलिए बड़े व्यक्ति की निगरानी में होना, ये सब्जेक्ट खत्म हो गया और धीरे धीरे लोग फ्रीडम महसूस करने लगे। और फ्रीडम होती है तो स्वाभाविक होता है गलतियां होती रहेगी, क्योंकि आपके कार्य के ऊपर किसी की नजर नहीं है।
तो आप धीरे धीरे स्वच्छंदी बन जाते हैं। नुकसान भी होता है तो किसी को नहीं बताओगे, फंस भी जाओगे तो एकदम नहीं बताओगे, जब बहुत कुछ बड़ा हो जाता है तो बताएंगे भी हम पैसे फंस गए। माँ बाप को भी दुख होता है, मगर क्या करें, क्योंकि आप उनकी निगरानी में रह के इस प्रकार से फंसे हुए नहीं है। तो ये जो फ्रीडम की जो हमने ट्रेंड लगा दिया इन अवर फैमिलीज, बच्चे को अलग पढ़ना, बच्चे को अलग रहना, अलग खाना खाना, जिसको हम हॉस्टल सिस्टम कहते हैं। देखो, पहले जमाने के अंदर हम बड़े बड़े गुरुकुल थे जहां बच्चे लोग पढ़ते थे, मगर वहां गुरुकुल से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। आप समझो, तो वो एक सिस्टम और अभी हॉस्टल सिस्टम, ये दोनों में वास्ट डिफरेंस है। क्योंकि पढ़ाई के बाद आप फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं, और आपके ऊपर वॉच रखने वाला कोई नहीं है। क्या रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या आपके फ्रेंड है, क्या करते हैं एक्टिविटीज, माँ बाप को भी मालूम नहीं है, क्योंकि आप दूर रहते हैं। तो ये जो एक सिस्टम है, मैं समझता हूं ये तोड़ने का कारण बन जाती है। क्योंकि जब बच्चा 15, 16, 17 साल का हो जाता है तो वो हॉस्टल में चला जाता है, तब से वो फ्रीडम फील करता है। तो इतनी फ्रीडम फील करने के बाद वो 5-10 व्यक्तियों के परिवार में क्यों आएगा, सेटल होगा। छुट्टी के दिन थोड़े समय के लिए आना वो एक अलग बात है, मगर उनकी सोच हो गई कि ऐसी मुक्त लाइफ ही जीना है, इसमें कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अच्छे बुरे संजोग आएंगे, मगर किसी का प्रेशर तो नहीं है, तो वो यूज्ड टू हो जाते, उसका मन भी। फिर आप कहोगे शादी करते समय कि तुम परिवार के साथ रहो, तो बोला देखो पिताजी, मैं भी कमाता हूं, मेरी पत्नी कमाती है, और हम आपको मिलते जुलते रहेंगे, मगर अलग रहते तो क्या एक दूसरे के साथ किचकिच नहीं होगी। बहू पत्नी मेरी अपनी स्टाइल से जीना चाहती है, माता मेरी अपनी स्टाइल से जीना चाहती है, पिताजी की अपनी राय होती है, मेरी अपनी राय होती है, तो किचकिच करना है, इसके मतलब हम अलग रहेंगे और समय संजोगों के अधीन मिलते रहेंगे। ऐसे करते करते माँ बाप भी समाधान ले लेते, क्या करेंगे, आखिर युवा जो होता है उनकी तो सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से समाज टूटता गया। और ये जो पद्धतियां थी वो कंपेयर करते हैं तो हमको मालूम होता है कि ये पद्धतियां जो रिवाइज हुई है वो गुरुकुल का मॉडर्न स्टाइल वेस्टर्न कंट्रियों ने बनाया, क्योंकि वहां गुरुकुल नहीं थी। और फिर लोग समझे कि गुरुकुल में तो ऐसा ही होता था, वो बहुत डिफरेंस है। गुरुकुल में तो वहां जो खाना पीना, रहना, स्टाइल, काम करना, ये सब कुछ कॉमन था, नो प्राइवेट एंड नो स्पेशल। सभी को सब काम करना होता था और सभी के साथ ही रहना था। उस गुरुकुल में उस समय लेडीज जेंट्स भी नहीं था। तो ये इसको कंपेयर करना गुरुकुल और अभी की जो सिस्टम है वो करेक्ट नहीं है। मगर क्या है, ये काल की असर है। अभी आप रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं तो एकदम से तो नहीं आएगा। इसका बताऊं मैं आपको क्यों नहीं आएगा एकदम। क्योंकि बच्चे लोग अलग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और खुद का घर बसा लेते हैं, लोन भी मिल जाती है, यानी लाइफ चालू हो जाती है। तो आपकी हेल्प के बिना खुद का घर ले सकता है लोन पे, खुद की कार ले सकता है, मैरिज कर सकता है। तो उनको लगता है कि जरूरत क्या है फैमिली की। चलो फैमिली है, हम मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम फैमिली के साथ रहे, वो भी अलग रहे, मैं भी अलग रहूं, हम अपना जीवन जिए, वो उनका जीवन है, काम काज के लिए मिलते जुलते रहेंगे। तो ये एक जो मानसिकता जो समाज में पैदा हो गई है, वेस्टर्न की भी असर है, मैं मानता हूं, मगर इसको अभी टर्न करना बहुत टफ बात है। तो जैसे जैसे संजोग आएंगे, अगर कुदरत कुछ ऐसे संजोग लाए, जैसे कोविड आया था, ऐसा कोई संजोग आया जिसमें एक व्यक्ति को अलग रहना दुष्कर हो जाए, एक हस्बैंड वाइफ को, और परिवार की जरूरत पड़े, ऐसा कोई संजोग कुदरत लाती है मास ऑफ पीपल के लिए, तो रिवॉल्यूशन आ सकता है।
नहीं तो रिवॉल्यूशन आना, फिर से बड़ी फैमिली बनना बहुत दुष्कर बात है। और आपने वो अंतिम सत्य बताया कि कम से कम माता पिता के साथ तो रहे। तो देखो आज की जो स्टाइल है बच्चे की, वो पहले से ऐसी है कि हम शादी करेंगे तो अलग रहेंगे, ये सोच होती है। इस प्रकार के माहौल में हमको नहीं रहना है। हाँ, पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे, मगर इस प्रकार के माहौल, ताकि हम अपने दोनों विचार वाले व्यक्ति जी सके और तीसरे का डिस्टर्बेंस नहीं रहे या इंफ्लुएंस नहीं रहे किसी का। तो ये एक स्टाइल बन गई। हॉस्टल लाइफ कहो, विचारधारा कहो, अपने मित्रों को देखना कहो, फॉरेन की लाइफस्टाइल कहो, और इस प्रकार से मुक्त रहने के फिल्म वगैरह देखते रहो, तो असर तो होगा ही। आखिर समाज में जो दिखता है उसी की तो असर होती है। तो ये भले ही अच्छा लगे या ना लगे, अभी एक माहौल बन गया। क्या बन गया? माहौल। और इसीलिए मैंने कहा था कि इस माहौल के अंदर माता पिता को तो फ्रेंडशिप की तरह रहना चाहिए, जरूर रहते तो गाइड करो, नहीं तो फिर वो अपनी तरह रहने का सीख जाए। जैसे एग्जाम्पल दूं, माँ बाप को यह समझना है कि आफ्टर रिटायर मेरे को स्वस्थ रहना है। जैसे आप विदेश में जाओगे, यूएसए, कनाडा, यूरोप में, तो वहाँ 80-90 साल तक भी वो गाड़ी चलाते हैं, ताकि वो अपना शॉपिंग करेंगे, घूमने जाएंगे और पैसे का यूज कर सकेंगे। भारतवर्ष में क्या है, 65-70 के बाद वो लगता है कि मैं अकेला जी ही नहीं सकता हूं, न मेरे को कार आती है, न कोई प्रॉब्लम फेस करता हूं, न मैं अकेला घूमने जा सकता हूं अपनी गाड़ी से, प्लेन करके, ट्रेन करके। ऐसी एक मानसिकता आ गई। ये युवा होता है तो अच्छा लगता है। ये मानसिकता में से अगर भारतवर्ष के खास करके जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, अगर वो बाहर निकले और कहे कि एक जीवन था हमारा जो खेलने का था, दूसरा जीवन था हमारा पढ़ाई करने का, तीसरा जीवन था हमारा पैसा करने का, पैसा कमाने का, चौथा जीवन था हमारा फैमिली लाइफ। अभी हमारा जीवन रिटायर होके हमको अभी इस प्रकार से जीवन जीना है ताकि हम जीवन के अंत तक हमारा उत्साह बना रहे। तो हमको आफ्टर सीनियर सिटीजन, आफ्टर रिटायर्ड, हमको जीवन जीने का उत्साही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक्टिविटीज, घूमना फिरना, देखना, आप समझे ना, एज अ टूरिस्ट धार्मिक स्थल पे जाओ, नेचुरल प्लेस पे जाओ, और कोई जगह पे जाओ, मतलब हम जा सकते, कर सकते, अपने पैसे का उपयोग कर सकते, ऐसा महसूस होना चाहिए, तभी लाइफ रहेगी। सिर्फ आप कहोगे बच्चे करेंगे वही मैं जीऊंगा, तो फिर आप डिपेंडेंट हो जाओ, फिर वो लाइफ निकल तो जाएगी, मगर निकालना वो भारी हो जाता है, क्योंकि हर बात में डिपेंडेंट, हर बात में डिपेंडेंट। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अभी तक तो जिम्मेदारी के साथ जीते थे, अभी आप सबको बड़ा कर दिया, शादी करवा दिया, आप भी पैसे कमाते हैं, अभी हमको हमारी तरह जीने दो। हमने आपको बड़ा करने के लिए जो मेहनत किया था और हमारी फर्ज भी थी, तो हमको जब जरूरत होगी तो आप में हमको हेल्प करना, नहीं तो हम अपनी तरह जी रहे हैं, ठीक है, परिस्थितियों के अधीन, और आपकी तरह जियो। मगर उत्साह बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 75, 80, 85 तक भी हमारा जीवन जीने का उत्साह बना रहना चाहिए। अगर उत्साह टूट गया तो फिर जिंदा है, फिर भी जिंदे नहीं है, क्योंकि फिर आपका जीवन टोटल डिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसा न होवे, ऐसी मानसिकता, ऐसे आश्वास्य और एक पैसा भी अपने पास होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को व्यवहार में सलाह भी दिया है कि कभी बच्चा बच्ची को मिल्कत देने की जिंदा जीवन कोशिश मत करो। ये ब्लंडर है, ब्लंडर समझते हैं, मिस्टेक नहीं समझता हूं। उनको यही कहो कि देखो तुम्हारे नाम पे मैंने सब कुछ लिखा है, आफ्टर वी डाई एज अ फादर एंड मदर, फिर आपका ही तो है। मगर जिंदे जी दे के फिर हैंडीकेप जीवन जीना, लाचार जीवन जीना,
सब कुछ देने के बाद अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो मैंने बच्चे को दे दिया 25-25 लाख में, आप मकान ले लो, उन्होंने ले भी लिया, आपका पैसा खत्म हो गया। अभी आपके पास 5, 10, 15 लाख बचे हैं, उसमें तो कोई बीमारी आई, खत्म हो गया। अभी आपका पैसा नहीं है, कोई बच्चे को मेरे को 5,000 दो, बोला पापा मेरे पास नहीं है, उनके पास मांगो, तो आप हैंडीकैप हो गए ना। 25 लाख दिया, तकलीफ नहीं थी, 5,000 उनके पास नहीं है, तो ये आपकी लाचारी क्यों हुई? बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग डिसीजन। मेरा कहने का मतलब ये, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जैसे हम आगे बढ़े ऐसे आप भी आगे बढ़ो, कौन मना करता है? कोई बच्चे को खाना पीने की तकलीफ है, जॉब नहीं है, और इसको प्रोवाइड करना वो एक अलग बात है, उसको नेसेसिटी बोलते हैं, मगर खुश होके दे देना वो नॉट गुड। कोई बच्चा बिजनेस करता है, उसको कहते हैं कि पापा मेरे के पास और थोड़ा 2-5 लाख की जरूरत है, तो हमको कहे ना, आपको देखो मैं आपको उधार देता हूं, आपको ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इसको उसकी वैल्यू होना चाहिए। भी पापा ने दिया 5 लाख, वो तो हमारा ही है ना, अभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर घर परिवार में झगड़ा हो जाएगा, बोला उनका दिया तो हमको भी दो, तो ये बात नहीं है। हर बात में एक पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति मांगेगा तो उनको मालूम है मेरे को भी ब्याज देना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है। तो कभी कभी बड़े व्यक्ति ज्यादा भावावेश में आके जो गलतियां कर बैठता है, तो फिर उसका भुगतान भी उसको करना पड़ता है, क्या करेंगे। तो जीवन में ऐसा होता है, मैंने बहुत सारी व्यक्तियां देखी कि भावावेश में आके गलतियां करते हैं और फिर उसको सहन भी करना पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में से निकलने का रास्ता बहुत कम होता है, क्योंकि हम समाज के अंदर जी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़े सीनियर सिटीजन के व्यक्तियों को बहुत जागृति से काम लेने की जरूरत, ज़्यादातर भावावेश में आने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिकल जीवन जिए, आनंदमय जीवन जिए, परिश्रम वाला जीवन जिए। परिश्रम का प्रकार अलग होगा, पैसे कमाने का परिश्रम नहीं, घूमना फिरना, देखना जानना, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना, जिम में भी जाना, योगा में जाना, जहाँ भी पॉसिबल है, कैसे भी करके अपना स्वास्थ्य को बनाए रखना है, ताकि हम अपने जीवन का उपयोग कर सकें विदाउट हैंडीकैप। तो ये सब बातें हमको ध्यान में रख के अगर शायद हम समाज में जिएंगे, तो मैं समझता हूँ युवाओं के लिए भी अच्छा है और बुजुर्ग लोगों के लिए भी अच्छा है, एक रास्ता है। क्योंकि देखो आज जिस प्रकार का एनवायरनमेंट भौतिक डेवलपमेंट से हो चुका है, इसको बदलना बहुत दुष्कर है। अभी ऐसी परिस्थिति हो गई है और लोगों ने मन से या कमन से पर स्वीकार कर लिया है, और खास करके युवाओं को ये पसंद है। अभी आप क्या करोगे, आपको पसंद है कि नहीं? युवाओं को पसंद है तो वो तो करेगा, और नहीं करने दोगे तो घर में किसी करते रहेंगे, तो फिर आप कहेंगे चलो भी अलग हो जाओ, क्या करेंगे? तो ये लंबा नहीं चलता है। तो इसीलिए मैंने कहा उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है, ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस एंड एनवायरनमेंट हमको अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम अपना रास्ता ढूंढते हैं, उसमें शरीर स्वस्थ होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और हमको घूमने फिरने का, धार्मिक कहो सामाजिक कहो, कुदरत में शौक भी होना चाहिए, ताकि हमको लगे हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी हम मरने के लिए जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। तो बात ऐसी है। तो इसीलिए मैंने तो बहुत सारे, मैंने खुद ने अपने जीवन में भी देखा है, और समाज में, परिवार में भी देखा है, कुटुंब में भी देखा है। तो मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो परिस्थितियाँ आती है, फिर इंसान के लिए जीवन जीना बहुत दुष्कर हो जाता है। हाँ, आप न्यूज़पेपर में देखोगे, यूट्यूब में देखोगे, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसी हैं कि बाबा अपने सब कुछ देने के बाद बच्चे ने उसको रास्ते पर ला दिया, क्या करोगे? आपके पास कोई राइट नहीं है। तो गवर्नमेंट अभी कानून लाती है कि जो माँ बाप ने बच्चे को एज अ गिफ्ट दिया है, वो जीते जी माँ बाप वापस भी ले सकते हैं। गिफ्ट दिया है वो वापस ले सकते हैं, इफ दे रिक्वायर, लीगली दे रिक्वायर, तो मांग सकते हैं, उनको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे, जैसे माँ बाप ने मकान दे दिया है और वो छोटे मकान में रहते हैं, फिर कहते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मकान नहीं ले सकते, मगर मकान की कीमत के पैसे धीरे धीरे वो ले सकते हैं। या तो रीइंबर्समेंट, हर महीने आप 50,000 25,000 देंगे जीवन जीने के लिए,
वो गवर्नमेंट ऐसा कुछ लॉ लाती है ताकि समाज व्यवस्था बनी रहे। कोई भी समाज स्वस्थ तब होता है जब युवा, बूढ़े, बुजुर्ग सब उत्साह से जीवन जिए, तभी तो समाज होता है, आनंदमय समाज। विदेशों की लाइफ लोगों को क्यों पसंद है? क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति भी 80 साल की होती है तो भी बड़ा, हाँ हम तो घूमने जाते, मेरी भी फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, और कार लेके जाते, होटल में रहते, तो उनको लगता है कि मेरा जीवन है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से जीवन जीने की जो कला है, सोच है, समझें, वो समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धर्ममय, मंगलमय और आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने वाला बनाएं। यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब मैं एपिसोड को मोड़ दे रहा हूं, गहराई में ले जा रहा हूं, गहनतम गहराई के अंदर जो हमारा सनातन सत्य है उसके बारे में ही बात करूंगा पूरे एपिसोड के अंदर, कि जब इतना बड़ा सनातन अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स हमको प्राप्त हुआ है, तो उसको हम दुनिया को न बदल सके लेकिन खुद को बदले, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो प्योरली मैं ये बात करूंगा कि किस तरीके से व्यक्ति ठान ले कि नहीं मुझे तो सनातन सत्य का ही जीवन जीना, उसके बारे में बात करूंगा। स्वामी जी, केवल ज्ञान, केवल दर्शन अल्टीमेट होता है, ये चरम सीमा है सनातन सत्य की, और वही प्राप्त करना है। केवल दर्शन तक हमारा पुरुषार्थ है, वो सत्य पुरुषार्थ हमको करते रहना है। प्राप्त हुआ तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर उसके परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान होता है। तो केवल दर्शन की प्राप्ति होना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी नींव लग जावे, उसकी पहली ईंट भी लग जावे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि नींव लगना तो मान सकता है कि व्यक्ति मेरा भवन कभी न कभी तो खड़ा ही होगा, प्लॉट ही नहीं है और नींव ही नहीं खुदी है तो कैसे मकान बनने का सवाल ही नहीं। तो कृपया केवल दर्शन की नींव कैसे लगाओ वो आप लगाइए। आप ज्ञानी पुरुष हैं, अनुभवी है, वैसा जीवन जी रहे हैं, उस दिशा में चल रहे हैं, तो मेरे जैसे आपके शिष्य को जो है वो रास्ता बताइए कि मैं केवल दर्शन की नींव इस जन्म के अंदर लगा दूं। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। केवल दर्शन की जो नींव है, फाउंडेशन, वो बहुत सरल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, और नहीं उसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, बाह्य एफर्ट की जरूरत नहीं है। केवल दर्शन का मतलब होता है सिंपल भाषा में आंतरिक वैराग्य, बाह्य नहीं, आंतरिक। आंतरिक वैराग्य का मतलब होता है अपनी दृष्टि में शरीर, संजोग, साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता की वैल्यू कम होना, समझ में मैं उसको आंतरिक वैराग्य बोलता हूं, और बाहर छोड़ देना इसको मैं त्याग कहता हूं। तो फिजिकल फॉर्म में वही का वही रहेगा, मगर जो ओनरशिप है, जो डूअरशिप है, और जो सफरिंग का जो लेवल है, इसमें अगर हमारी सोच में जितना देहाध्यास कम होगा, इतना हम केवल दर्शन की ओर नींव के साथ आगे भी बढ़ सकेंगे। क्योंकि केवल दर्शन ये कोई प्राप्ति या त्याग का मार्ग नहीं है, प्राप्ति भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। केवल दर्शन का मतलब होता है दुनिया के सनातन सत्य जो मैकेनिकल फॉर्म में साइंटिफिकली चलता रहता है, उनमें हमारा शरीर और जीवन भी इंक्लूड हो गया। ऐसे मैकेनिकल लाइफ को, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लाइफ को अगर हम चेतन की वैल्यू
समझ के अवस्थाओं को पास होती देख सकते हैं, कुदरती रचना के रूप में देख सकते हैं, कुदरती कानून से बनी है ऐसा देख सकते हैं, और 6 तत्वों से बनी हुई है ऐसा देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि केवल दर्शन की ओर फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ने में कोई कठिनाइयां नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें बाह्य कोई परिवर्तन की बात ही नहीं है। और दूसरी बात, केवल दर्शन और केवल ज्ञान के लिए बाह्य कुछ परिवर्तन करना वो कंडीशन भी नहीं है, क्योंकि बाहर जो था है और रहेगा वो तो कुदरत का है, और कुदरत के तहत त्यागा क्या, दिया भी मैंने था, आपने मेरे को वापस दे दिया, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है आपका। ठीक है, वैराग्य भाव से आपने मालिकी भाव खत्म कर दिया त्याग में, वो अच्छी बात है, मगर उससे आत्मा से क्या मतलब है? तो कहने का मतलब वस्तु का त्याग करना और मालिकी भाव छोड़ना, उसमें बहुत अंतर है। देखो, एक व्यक्ति 25 लाख का मकान छोड़ के वैराग्य लेता है। आज इनको दीक्षा लिए, त्याग किए, संन्यास लिए 25 साल हो गया। अभी 25 साल के बाद कोई उनको पूछेंगे कि आपका तो जीवन अभी तो साधु जैसा, संन्यास जैसा हो गया है, और आपके जीवन में आपने क्या कुछ किया था, क्या कुछ पाया था? तो वो व्यक्ति बताएंगे, मैंने अभी 2 करोड़ का मकान छोड़ के आया हूं। क्या बताएगा? 2 करोड़ का मकान छोड़कर। उस जब छोड़ा था तब कितना था? 25 लाख। और अभी क्या हो गया? 2 करोड़। 2 करोड़। तो जो व्यक्ति को मार्केट प्राइस मालूम है वो वैरागी कैसे है? नहीं समझ में आया। अंदर से जोड़, बिजनेसमैन वाला को मार्केट वैल्यू होती है कि त्यागी को होती है? अंदर बिजनेसमैन बना हुआ है, तो फिर वो मुक्ति के मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा? तो कहने का मतलब कंडीशन ये है कि भी हमको तो अंत में वैल्यू 0 करना है, बाहर बढ़े या कम हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो कुदरत की है, ये तो पुण्य के आधार से भुगतान के लिए दिया था। 2 करोड़ की जगह उसको 0 कहना चाहिए। हाँ, नहीं मतलब मेरा था नहीं, मेरा है नहीं, मेरा रहेगा नहीं, और जो मेरे पास था वो मैंने परिवार को दे दिया, क्योंकि मैं सन्यासी के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता था। अभी जो भी है वो उनका है, इसलिए प्राइस का तो कोई सवाल नहीं है, मगर सबकी प्राइस गिनाएगा। जब गोल्ड की प्राइस 25 साल पहले अगर 5,000 रुपया होगा, आज 50,000 होगा, तो 50,000 की प्राइस बताएंगे, इतना गोल्ड में छोड़ के आया है। तो बात ये है, तो इसीलिए कहा कि ये जो वैराग्य है और त्याग है वो समझने की जरूरत है। त्याग तो किया मगर वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब वैल्यू 0 करना, और त्याग का मतलब छोड़ना विथ वैल्यू। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए जो केवल दर्शन की बात हुई, केवल दर्शन के मार्ग में हम कैसे फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ें, तो हमको सनातन सत्य जो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो फंडामेंटली समझना पड़ेगा, जागृति में रखना पड़ेगा, और धीरे 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 कुदरत की सभी वैल्यू को हमको अपनी दृष्टि में 0 करना पड़ेगा। त्याग की जरूरत नहीं है, ताकि कोई भी चीज अगर आके चली भी जाती है, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, साधन के रूप में, संपत्ति के रूप में, तो भी हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई है ही जाने के लिए। मेरा जन्म भी मृत्यु के लिए ही हुआ है, उसमें कोई तो चॉइस भी नहीं है। तो धीरे धीरे हमको सनातन सत्य जो कुदरत यानी 6 तत्व, कुदरती कानून यानी पूरे विश्व के लिए समान है, और इससे बनी हुई कुदरती रचना जो भी 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है वो सब कुदरती रचना है। ये सब कुछ हमको यथार्थ रूप में समझना पड़ेगा। इसके बाद हम केवल दर्शन के मार्ग पे अवश्य जरूर आगे बढ़ सकते हैं। खास ध्यान रखना, केवल दर्शन के लिए
या केवल ज्ञान के लिए। बाह्य कोई अवस्थाओं में परिवर्तन की बात नहीं है। यहाँ दृष्टि परिवर्तन से ही वैराग्य और केवल दर्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।